एवरीवन, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 19 तक देख लिया था। आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल 20 से शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कन्विक्शन फॉर ऑफेंस का मतलब ये होता है कि आपने कोई अपराध किया है, अपराध के कन्विक्शन में मतलब सिद्ध होने में क्या क्या आपको प्रोटेक्शन मिलेंगे। अब आर्टिकल 20 के भीतर 3 क्लॉज आते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3। 20 क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3, इनकी एक एक लाइन लिखूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या है, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये बोलता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये बोलता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बोलता है नो डबल जियोपार्डी। और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 की जब हम बात करोगे तो ये हमें कुछ कुछ राइट के प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। मतलब कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस के केस में ये हमें कुछ कुछ राइट्स देता है, ठीक है। पहला हमारा राइट होता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 और 20 क्लॉज 3। जो पहला बोलता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसका क्या मतलब, देखो दोस्त, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये होता है कि स्टेट कांट enact a law that gave it retrospective effect। मतलब इसका सिंपल एक हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो कोई ए बंदा है, उसने सर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, मान लीजिए आज की डेट लिख दें 9/2/2026 को उसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। देखो यार, ये सिंपल एक चीज़ बोलता है कि मान लो कोई एक बंदा है, उसने सरकार को 9/2/2026 तारीख को क्रिटिसाइज़ किया। अब क्रिटिसाइज़ करना क्या होता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। मान लो उसने सरकार को क्रिटिसाइज़ किया 9 तारीख को, और गवर्नमेंट जो थी वो 6 महीने बाद कोई कानून लाई। मान लो 20/8/2026 को कानून ले आई कि हम आज की तारीख से पहले किसी ने भी अगर हमें क्रिटिसाइज़ किया हो, हमारे बारे में कोई ख़राब चीज़ कही हो, तो हम उसको सज़ा देंगे। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। तो यही ये बोलता है कि क्या, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि गवर्नमेंट कांट इनेक्ट अ लॉ दैट गिव इट्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब सरकार कोई ऐसा कानून नहीं ला सकती है, गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून नहीं ला सकती है जो पिछली डेट से लागू होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब होता है कोई पिछली डेट से कानून लागू हो। समझ में आया होगा कि मतलब उसने सरकार को पहले क्रिटिसाइज़ किया, ये एग्जाम्पल है, और सरकार 8-6 महीने बाद कानून लाती है कि आज से पहले किसी ने भी अगर मुझे क्रिटिसाइज़ किया होगा तो मैं उसको क्या करूँगी, फांसी दे दूँगी या जेल चढ़ा दूँगी। ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। ये हमारा ये लोग बोलता है, क्या बोलता है कि सरकार से ही हमें बचाएगा। सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं ला सकती है जो कि पिछली तारीखों से हो। हाँ, सरकार कह सकती है कि आज के बाद से जो कोई करेगा तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आज से पहले नहीं होगा, आज से हो जाएगा। ये बोलता है। अब ये जो होता है ये केवल और केवल क्रिमिनल केस के मामले में होता है। ये तीनों जो चीज़ें होंगी, चाहे 20 क्लॉज 1 हो, 2 हो या 3 हो, ये तीन की तीनों चीज़ें जो है ये क्रिमिनल केस में लगती हैं, सिविल केस में नहीं लगती हैं। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि सिविल लिबर्टी के केस में क्या ये लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा सिविल लिबर्टी, या फिर टैक्स के केस में लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। क्रिमिनल केस में नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने ये बोला यार, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये बोलता है कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं ला सकती है जो कि पिछली तारीख से लगे। तो ये केवल और केवल क्रिमिनल केस के मामले में हो सकता है, सिविल या फिर टैक्स के मामले में नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मान लो अगर कल को सरकार कोई कानून बनाना चाहे कि 2025 या 2024 या 2023 में जितने भी लोग थे जिन्होंने मान लो 50 लाख से ज़्यादा कमाया, वो मुझे इतना टैक्स देंगे, तो सरकार ऐसा कानून ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है, क्योंकि वो टैक्स की बात हो गई, सिविल लिबर्टी की बात हो गई। क्रिमिनल केस की बात की केस में ये लॉ नहीं लगेगा। समझ में आ गया। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या बोलता है, ये डबल जियोपार्डी की बात करता है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो एक बंदा है, डबल जियोपार्डी का मतलब होता है दो बार सज़ा मिलना।
मान लो कोई बंदा है, उसका नाम है ए, उसने मान लो चोरी करी है, ठीक है। अगर उसने चोरी करी है तो कोर्ट ने बोल दिया कि जाओ भैया, मैं इसको 10 साल की उसे जेल दे देती हूँ। अब मान लो ये 10 साल की जेल काट के आ गया, फिर कोर्ट कहता है कि नहीं, अब 10 साल की जेल के बाद ऐसा है तुम 20 साल और जाओगे जेल में। तो इस बेचारे को तो 2 बार सज़ा मिल गई। एक चोरी की, एक इसने कोई गुनाह किया, उस गुनाह की 2 सज़ा कैसे मिल सकती हैं? तो ये बोल सकता है कि एक गुनाह की एक सज़ा मिलेगी। ये भी केवल और केवल क्रिमिनल केस के मामले में होती है। मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव केस जो है उसके मामले में नहीं होगी ये। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव केस अपनी अलग से सज़ा दे सकता है। क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया। देखो यार, सिंपल चीज़ है। मान लो कोई बंदा है बी नाम का, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक है यार। अब मान लो गवर्नमेंट जॉब करते करते इसने मान लो चोरी कर ली, तो पता क्या होगा, इसने अगर चोरी करी है तो पहले तो ये जेल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिमिनल ऑफेंस। अब जेल जाएगा, जेल जाते जाते क्या होगा, इसकी नौकरी भी इससे ले ली जाएगी, तो नौकरी से भी चला गया। तो नौकरी सरकार ने ली है ना, नौकरी कोर्ट ने तो ली नहीं है। नौकरी क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी नौकरी ली है, तो इसकी नौकरी भी जाएगी, ये जेल भी जाएगा। इस केस में ये डबल जेओपार्डी नहीं है। आप लोग समझोगे डबल जेओपार्डी का मतलब होता है तो 2 बार कोर्ट इसको सजा दे दे। एक बार कह दे कि जा भाई तुझे जेल होती है, दूसरी बार मान लो कह देती उम्र कैद की जेल, मतलब कोई भी सजा दे दे कि फिर से तुम जेल चले जाओ, या फिर आजीवन कारावास कर लो, या फिर फांसी चढ़ा दे। तो डबल जेओपार्डी नहीं होगा इसके साथ, मतलब कोर्ट इसको 2 बार सजा नहीं दे सकता। इसके साथ जो इसका विभाग करेगा वो अलग सजा होगी, वो डबल जेओपार्डी में नहीं गिनी जाएगी। फॉर एग्जांपल, कई बार लोग गवर्नमेंट जॉब के भीतर अगर कोई क्राइम कर देते हैं तो क्या होता है, उनकी नौकरी भी चली जाती है, साथ में उनको पेनल्टी भी देनी पड़ती है, हर जाना, और साथ में जेल भी हो सकती है। तो ये डबल जेओपार्डी होगी, नहीं होगी। क्यों? एक ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रही है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रही है, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब मैं इसकी लाइन लिख रहा हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या? इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग मतलब होता है मजबूर करना, विवश करना, एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब खुद ही के खिलाफ सबूत देना। अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा ये आर्टिकल। एंड देन यूज द एविडेंस अगेंस्ट पर्सन इन कोर्ट टू पनिश इंडिविजुअल। ये एक बात। और दूसरी बात इसमें ये बोलता है कि कन्फेशन मेड बाय इंडिविजुअल can't be basis of his punishment। मैं देखिए राइटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता भी जा रहा हूँ, लिखता भी जा रहा हूँ कि अगर आपको इधर से अब सुनने में कोई दिक्कत हो तो आप किधर से काम चला लें। धीरे धीरे मैं राइटिंग पे भी काम कर रहा हूँ। अभी अगले जो आने वाली वीडियो होंगी उनमें आपको राइटिंग थोड़ी क्लियर आएगी। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये बोलता है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब स्टेट जो है वो किसी भी इंसान को मजबूर नहीं कर सकती है खुद ही के खिलाफ सबूत देने के लिए। सबूत इकट्ठा करने का काम पुलिस का है। पुलिस जो है वो उस इंसान को मजबूर नहीं कर सकती है मानसिक या शारीरिक रूप से कि अपने खिलाफ सबूत दो। अब मान लो अगर वो सबूत दे भी देता है, अपने खिलाफ बोल भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार मूवी में ऐसा देखा होगा, जो कि रियल लाइफ ही होती है, कि पुलिस जो होती है वो अपनी कस्टडी में ले जाती है और जो मुजरिम होता है उसकी वीडियो बनाती है। वो वीडियो में बोलता है कि हाँ मैंने ही चोरी करी है, और फिर वो वीडियो जज के सामने रख देती है। फिर जज बोलता है कि नहीं ये वीडियो मानी नहीं जाएगी। क्या पता आप उसको प्रेशराइज करके बुलवा रहे हो कैमरे की, बोल नहीं तो मारूंगा तुझे। तो यही आर्टिकल बोलता है क्या, कि आप खुद किसी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते वो कि वो खुद ही के खिलाफ गवाही दे, बोले कि हाँ हाँ मैंने चोरी करी। अब मान लो अगर वो ऐसा बोल भी देता है तो उसकी जो गवाही होगी वो हम कानूनी नहीं मानेंगे, उसको गैर कानूनी ही मानेंगे, उसको कोई तवज्जो नहीं देंगे, उसको कोई अहमियत नहीं देंगे। तो यही बोलता है क्या, कि प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब खुद ही के खिलाफ सबूत देना और फिर उसको यूज़ करना एज अ एविडेंस अगेंस्ट अ पर्सन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टू पनिश इंडिविजुअल। मतलब पहले तो खुद के खिलाफ उसको भैया मजबूर करना कि वो गवाही दे, फिर जो सबूत होगा कि आपने वीडियो में बुलवा लिया उससे कि हाँ मैंने चोरी करी है, वो उसको कोर्ट में पेश करना कि देखो साहब ये भी बोल रहा है कि इसी ने चोरी करी है। अब फिर आगे क्या बोल रहा है कि कन्फेशन मेड बाय एन इंडिविजुअल कांट बी बेसिस ऑफ द पनिशमेंट। अब जब आपने वो सबूत पेश कर दिया तो उस सबूत के बेसिस पर क्या होगा,
उस इंसान को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कोर्ट क्या कह देगा, क्या पता भैया तुम उसको प्रेशराइज कर रहे हो। तो आर्टिकल 20 हमारा ख़त्म होता है। मैं एक बार फटाफट इसको रिपीट कर दूँ। आर्टिकल 20 हमको ये बोलता है कि भैया हमें प्रोटेक्शन देगा ऑफेंसेस के मामले में। पहली क्या कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं ला सकती है जो पिछली डेट से लागू हो। कौन से, केवल और केवल क्रिमिनल कानून नहीं ला सकती है, सिविल और टैक्सेस जो है वो ला सकती है पिछली डेट के। फॉर एग्जांपल अगर आज कोई इंसान ऐसा है जो सरकार को क्रिटिसाइज़ करता है, तो ज़रूरी नहीं 6 महीने बाद सरकार ऐसा कोई कानून ले आए कि मुझसे 6 महीने पहले किसी ने भी अगर क्रिटिसाइज़ किया हो उसको जेल में डालो। क्रिमिनल केस के मामले में ऐसा नहीं होगा। सिविल और लिबर्टी के मामले में ऐसा हो सकता है, क्या कहते हैं, टैक्स के मामले में भी ऐसा हो सकता है। तो ये हमें समझ में आया कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है, मतलब पिछली डेट से लागू नहीं होगा, आज से लागू होगा। डबल ज्योपर्डी क्या होता है, मतलब एक गुनाह की एक सज़ा होगी। ऐसा नहीं है एक बार आप उसको सज़ा दो, जब वो सज़ा पूरी काट के आ जाए फिर आप उसको एक बार फिर से कह दो कि एक बार हमारा मन नहीं भरा तुम एक बार फिर से जेल जाओ। अगला ये हमारा आर्टिकल कहता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो अपने खिलाफ ही गवाही दे। अगर मान लो वो ऐसे दे भी देता है तो भी उसको बेसिस नहीं माना जाएगा उसके खिलाफ, उसको उसकी बेसिस पे सज़ा नहीं मिलेगी। ये हमारा आर्टिकल हो गया 20। आर्टिकल 21 जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है इनको बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है फंडामेंटल राइट का। ये जो है ये एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है। अब ये तो भारी भारी शब्द हो गए यार, पहले यही बता दो आर्टिकल 21 क्या है, फिर हम थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करें। तो आर्टिकल 21 को आप ऐसे याद रख सकते हो कि राइट टू लिव, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 हमें ये सीधी सीधी बात बोलता है कि आपको जीने का अधिकार है, आपको पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल जब 14 पढ़ रहे थे तब वो क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 19 क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं इधर छोटा फॉर्म में लिखती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये क्या बोल रहे हैं, जीने का अधिकार। एक बात बताओ, अगर कोई इंसान जी रहा होगा, आप भी जी रहे हो, कोई और भी जी रहा, कोई और भी जी रहा, तो अगर ये जी रहे हैं तो इन तीनों को बोलने का अधिकार है, और तीनों को बोलने का अधिकार तो है ही है, और तीनों क्या है, कानून के बराबर है। तो तीनों कैसे हैं, आर्टिकल इंटर रिलेटेड हैं। ये याद रखना है, स्टार मार्क लिख लो क्या, कि ये जो तीनों आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, 19 और 21, ये कैसे हैं, प्री रिक्विजिट हैं। प्री रिक्विजिट मतलब क्या, हमें पहले से ही चाहिए। प्री रिक्विजिट है किसके लिए, प्री रिक्विजिट फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। मतलब अगर आपको अपने देश में हेल्दी डेमोक्रेसी चाहिए जिसमें सारे सिटीजन्स का क्या हो, राइट की प्रोटेक्शन, और सारे सिटीजन्स की जो है वो अपनी ड्यूटी को सही से कर पाए, तो फिर ये आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। कोई भी उधर प्रिविलेज क्लास नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल हायरार्की नहीं होनी चाहिए, सभी लोग बराबर होने चाहिए, सभी लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए, और सभी लोग अपनी सम्मान के साथ ज़िंदगी जिए। राइट टू लाइफ का मतलब ये थोड़ा ना है कि ज़िंदगी जीने में और ज़िंदगी काटने में अंतर होता है। आप लोग ज़िंदगी जियो, आप लोग कैसी ज़िंदगी जियो, डिग्निफाइड लाइफ जियो, डिग्निफाइड लाइफ हो। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, डिग्निफाइड लाइफ हो। ऐसा नहीं है कि कीड़े मकोड़ों की तरह आप जी रहे हो, नहीं, आपकी लाइफ में क्या हो, स्वाभिमान हो, डिग्निफाई से आप जियो। तो आर्टिकल 21 किसकी बात करेगा, आर्टिकल 21 बात करेगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। आर्टिकल 21 के भीतर तीन बार, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एक दूसरे से कनेक्टेड है, इन्हीं को गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। तो इसमें तीन बातें हमें याद रखनी है, तो ये कि आर्टिकल 21 कहता क्या है, दूसरी बात ये इंटरकनेक्टेड वाली, और तीसरी बात गोल्डन ट्रायंगल वाली, और चौथी बात ये कि ये प्रीरिक्विजिट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया कि आर्टिकल 21 कहता क्या है। अब यार आर्टिकल 21 का जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब इसका मैक्सिमम टाइम इंटरप्रिटेशन हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल कोई एक बात मैंने कह दी तो आप कहोगे इसका ये भी तो मतलब हो सकता है, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा बात है, अब फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ है, अब जी रहे हो, तो राइट टू लाइफ में कई सारी चीज़ें आ गई ना। अब कैसी कई सारी चीज़ें आ गई राइट टू लाइफ में, इसका साइलेंटली एक और बोला जा रहा है क्या, कि प्राइवेसी होनी चाहिए आपकी। अब राइट टू लाइफ में क्या आ गया, आपका राइट टू प्राइवेसी, मतलब आप अपनी की चीज़ें जो है वो प्राइवेसी से कर सकते हो। ये बात कब कही गई, ये बात कही गई के.एस. पट्टुस्वामी केस,
पुट्टस्वामी केस में बोला गया, 2017 में ये केस आया था, उसमें बोला गया कि भैया राइट टू प्राइवेसी क्या है, आपका आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ में और क्या आ सकता है भैया, राइट टू लाइफ में आपका राइट टू स्लीप आ सकता है। हाँ, राइट टू लाइफ है, वो डिग्निफाइड लाइफ का पार्ट है कि आपको सोने का अधिकार है। सो राइट टू मैरिज आ सकता है, राइट टू चूज पार्टनर ऑफ वंस ओन चॉइस, ऑफ वंस ओन चॉइस, मतलब आपको जो इंसान सही लगता है तो आप उसके साथ शादी कर सकते हो, पार्टनर आपको उसको बना सकते हो, या फिर फॉर कई सारी चीज़ें हो गई। राइट टू एक्सप्लोर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं, समरी एक ही है कि राइट टू लाइफ में कई सारी चीज़ें आती हैं। आप जीवन केवल जी नहीं रहे हो, आप जीवन को बेहतर ढंग से जीना है तो कई सारी चीज़ें उसके भीतर आती हैं। अब एक स्टार मार्क लिख के लिख लो कि अगर मान लो हमसे सारे फंडामेंटल राइट ले लिए जाते हैं, कि इफ़ ऑल फंडामेंटल राइट, इफ़ ऑल, इधर लिख दे रहा हूँ मैं ऐसे, इफ़ ऑल फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम सिटीजन्स बाई अथॉरिटी। अब मान लो कोई अथॉरिटी है, वो हमसे सारे फंडामेंटल राइट्स ले लेती है, हमारे जितने भी होते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16 फिर 35 तक जितने भी होते हैं, वो सारे हम लोग फंडामेंटल हमसे राइट ले लेती है, एक्सेप्ट, केवल और केवल आर्टिकल 21 को छोड़ के। सारे फंडामेंटल राइट ले लिए उसने हमसे, अब हम ना बोल सकते ना कुछ कर सकते, ना हम लोग कानून के सामने बराबर है। आर्टिकल 21 को छोड़ के उसने हमसे सारे फंडामेंटल राइट ले लिए, फिर भी जो हमारा जुडिशरी होगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, वो क्या करेगा, हमें सारे राइट्स दे देगा, कैन गिव बैक ऑल राइट्स। कैसे दे देगा, बाई इंटरप्रिटेटिंग आर्टिकल 21। मतलब क्या है, मतलब इसका सिंपल है, देखो यार, मान लो ये हमारी कोई अथॉरिटी है, उसने ये सिटीजन्स हैं, उसने सिटीजन से क्या किया, सारे उसके राइट्स ले लिए, सारे फंडामेंटल राइट ले लिया। अब इनके पास फंडामेंटल राइट के नाम पर केवल केवल आर्टिकल 21 बचा है, मतलब 21 छोड़ के उसने सारे फंडामेंटल राइट ले लिए मान लो। तो पता क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कोई बात नहीं भैया, रो मत, ले ली चीज जी, कोई बात नहीं, आपके पास आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 का ही हम इतना इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हम आपको वापस सारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेट करके दे देंगे। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ देखो, राइट टू लाइफ में ये भी तो आ गया। ये लो भैया, आपको आर्टिकल 21 से ही हम सारी बातें कह देंगे। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, 16 किसकी बात करता है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है। तो बहरहाल आर्टिकल 21 को भी आपको इस तरह से पेश करेगा कि वापस आपके सारे फंडामेंटल राइट आपको दे देगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन इसका हुआ है, मोस्ट लिबरल जो है, मोस्ट लिबरल, लिबरल मतलब सबसे ज़्यादा बार इसी का इंटरप्रिटेशन हुआ है। इसके इंटरप्रिटेशन से कोर्ट आपको वापस सारे राइट्स दे सकता है, तो रोने की कोई बात नहीं। ठीक है दोस्त, आर्टिकल 21 जो है वो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है किसके, बिटवीन पुलिस स्टेट। अब पुलिस स्टेट क्या होता है, पुलिस स्टेट वो होता है अथॉरिटेटिव स्टेट, जिसमें अथॉरिटी होती है वो सारे इंसान के जीवन के एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है, इन विच अथॉरिटी कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपको क्या करना है, क्या नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट क्या होता है, देखो पुलिस स्टेट जो होती है और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, इसमें बेसिक अंतर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब में सारी बातें लिखी हैं कि आपको ये करना है। पुलिस स्टेट में क्या होता है, जो आपकी अथॉरिटी होगी वो बताएगी, मतलब सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब उसके नीचे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो ना हो ये भी पता नहीं, तो अथॉरिटी सब कुछ आपको बताएगी। तो इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। तो बहरहाल आर्टिकल 21 जो है वो क्या, पुलिस स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को डिफरेंस करता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का मतलब क्या हो गया, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, वही बताया जाएगा आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। पुलिस स्टेट में आपको अथॉरिटी बताएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है यार, अगर मान लो आपसे कोई बोले तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और लिख लो, क्या कि आर्टिकल 21 को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट। मतलब जितने हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जितने हमारे बेसिक राइट हैं, उनका भी बेस क्या है, आर्टिकल 21। हम लोगों को पता है क्यों, क्योंकि भैया अगर केवल केवल आपके पास आर्टिकल 21 भी बचा केवल, तो भी आपका कोर्ट आर्टिकल 21 का मात्र इंटरप्रिटेशन करके आपको सारे फंडामेंटल राइट वैसे ही दे देगा कि मौज करो। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि आर्टिकल 19 जो था वो हमारा इनसाइड कंट्री लागू होता है, इनसाइड इंडिया।
और आर्टिकल जो हमारा 21 है वो आउटसाइड इंडिया के भी लागू हो जाता है। मतलब आर्टिकल 19 की जो सीमा है वो इंडिया के भीतर ही है, जबकि इसकी सीमा इंडिया के बाहर भी लग जाती है। ठीक है यार, ये हमने देख लिया। अब इसी में आर्टिकल 20 जो ये 21 है, इसमें एक नई चीज़ आती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये क्या होता है, देखो यार दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ और दूसरी चीज़ होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा, आपको भी समझ आएगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ जो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस कर रहे थे कि हमने किस देश से क्या लिया है, तो उसमें हमने देखा था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ जो है ये हमने जापान से लिया था और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने यूएसए से लिया था। हम लोग ये देख चुके हैं उस वीडियो में। वैसे मैंने वीडियो बना दिया, उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि हम लोगों ने किस देश से क्या चीज़ ली है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हो। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिंपल एक चीज़ होती है। वैसे ये बता दूँ, ये जो था ये 1950 से लेकर 1978 तक था। अब 78 में ऐसा क्या हुआ मैं बताऊँगा आपको। और ये 1978 से लेकर अभी तक चल रहा है, 1978 से लेकर टिल नाउ। पता है इसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ में क्या होता है, इसमें केवल दो चीज़ों का आप ध्यान रखना। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ में आपका अपने आप काम बन जाएगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, और इसमें क्या होगा प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़। फॉर्मेली, अरे यार FORMALITIES प्रोसीजर फॉर्मेलिटी, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो लेजिस्लेटिव, मैं LP लिख दे रहा हूँ, LC लिख दे रहा हूँ, लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंस, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़, और तीसरी चीज़ होती है इनहेरिटेंस गवर्नेंस। अब ये क्या है यार, मतलब समझाओ ये क्या लिख रहे हो। देखो दोस्त मैं आपको बताता हूँ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले था। पता पहले क्या होता था, सरकार ने कोई कानून बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये क्या है हमारा लॉ है, सरकार ने कोई कानून बनाया, इस कानून के दो इंटरप्रिटेशन है। एक अच्छा इंटरप्रिटेशन हमको दिखाया जा रहा है, लेकिन एक वैसी बात है जो उसकी आड़ में सरकार कुछ और करना चाहती है। फॉर एग्जांपल मान लो सरकार कोई ऐसा कानून लाई जो कानून देखने में कुछ और है लेकिन उसका मतलब कुछ और हो सकता है। क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब ये है, मतलब मान लो कि कानून उसके दो इंटरप्रिटेशन है, तो पता है कोर्ट जो है वो केवल ये देखेगा, कानून को पहले ये देख सकता है कि क्या जिसको कानून पास करना था लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, मतलब जिसको कानून पास करना था क्या उसी ने पास किया है, और जो पास करने का फॉर्मेट था, जो पास करने का प्रोसीजर था, क्या वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है, बस। और वो ये नहीं देख पाएगा कि कानून अच्छा है बुरा है, इस कानून के पीछे सरकार जो है वो इंटरप्रेटेट क्या करना चाहती है, सरकार इसको डिक्लेयर क्या करना चाहती है, सरकार का इसके पीछे मोटिव क्या है, इस कानून के पीछे। कोर्ट ये सब दिमाग नहीं लगाएगा, कोर्ट केवल ये देखेगा कि अच्छा लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंस, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसा कानून जैसे मनी बिल होता है वो हमेशा लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास नहीं होगा, तो ये क्या है, इसका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है किसका, लोकसभा का, केवल लोकसभा जो है वो मनी बिल को पास कर सकता है। प्रोसीजर फॉर्मेलिटी क्या है कि भाई लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे, ये प्रोसीजर फॉर्मेलिटी होती है। तो कोर्ट केवल ये चीज़ देखेगा कि कोई कानून है, वो दो चीज़ें देखेगा। कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट दो चीज़ें देखेगा। एक ये कि जिसको कानून बनाना था, आप ये चीज़ हिंदी में लिख सकते हो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब कि क्या जो कानून, कोर्ट किसी भी चीज़ को, आप ऐसे हिंदी में लिख लो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को, कि कोर्ट कोई भी कानून को एग्जामिन करते समय केवल दो बातों का ध्यान रखेगी। पहली बातों का ये ध्यान रखेगी कि जिसको लोक में चार बॉडी होती है ना, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो कोर्ट किसी भी कानून को एग्जामिन करते समय, किसी भी कानून को चेक करते समय केवल दो चीज़ों का ध्यान रखेगी। पहली चीज़ तो ये कि जिसकी लॉ पास करने की हैसियत थी, जिसकी लॉ पास करने की कॉम्पिटेंस थी, क्या उसी ने लॉ को पास किया है कि नहीं किया है। पहली चीज़ तो ये देखेगी, और दूसरी चीज़ ये देखेगी कि लॉ को पास करते समय जो प्रोसीजर फॉलो होता है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। बस वो यही देखेगी, और इसके अलावा वो दिमाग नहीं लगाएगी कि भैया आपका जो लॉ है वो गलत है सही है ना। केवल ये देख लो कि लॉ जिसको पास करना था, अब ये लॉ कौन पास करता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये हम पार्लियामेंट चैप्टर में देखेंगे। अभी केवल आप इतना समझ लो कि कोर्ट केवल ये देखेगा कि जिसको लॉ पास करना था क्या उसने लॉ को पास किया है, जिसके पास अथॉरिटी है लॉ पास करने की, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो लॉ लॉ पास करने में हमारा प्रोसीजर फॉलो होना था,
क्या वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है। अगर ये दोनों चीज़ें प्रोसीजर फॉलो हुआ है, अगर ये दोनों चीज़ें फॉलो हुई हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ। तो कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, चाहे भले ही लॉ आपका कितना भी सही हो कितना भी गलत हो। मतलब जिसको पास करना था उसने पास कर दिया और जैसे पास करना था वैसे पास कर दिया। अगर ऐसी दोनों चीज़ें होती हैं तो सर कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं कर पाएगा। लेकिन 1978 में क्या होता है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है, इंडिया केस 1978 आता है, जिसमें कोर्ट क्या कह देता, कोर्ट कह देता प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ गलत है, हम नई चीज़ लेंगे, उसे बोलते हैं DUE, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, कोर्ट ने बोला देखो यार हम ये तो देखेंगे कि जिसकी कॉम्पिटेंस है, जिसकी हैसियत है, उसने तो लॉ पास किया ही हो, साथ में जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है वो भी हुआ हो, साथ में जो कानून की इनहेरिटेंस गुडनेस है, मतलब कानून का जो ब्रॉडर एंगल है, मतलब सरकार उस कानून के माध्यम से क्या करना चाहती क्या नहीं करना चाहती, सरकार की क्या मंशा है हम वो भी देखेंगे, सरकार के इंट्यूशन क्या है हम वो भी देखेंगे। अगर हमको इंट्यूशन सही लगते हैं तो लॉ सही होगा, वरना हम क्या कर देंगे, उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे कि ये लॉ अच्छा नहीं है लोगों के लिए। तो ये आपको समझ में आया कि आर्टिकल 21 में दो बातें कही गई, एक प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, दूसरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस ईयर है, बच्चों को आते नहीं है, पूरी UPSC की तैयारी कर लेते हैं, बाद में कहते हैं ये क्या होता है, उनसे पूछो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ क्या होता है, वो कह देंगे डम डम। तो आप आराम से समझ लो यार, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। कोर्ट किसी भी लॉ को केवल इस चीज़ से देख सकता है कि जिसको पास करने की हैसियत थी उसने पास किया कि नहीं किया, और जो पास करने के लिए प्रोसीजर था उसको, फॉर एग्जांपल पहले एक हाउस से दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस से फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब इतना ही प्रोसीजर समझ लो, प्रोसीजर जो है वो फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो उस कोर्ट के उस लॉ के पीछे सरकार की मंशा क्या थी, इंट्यूशन क्या था, कोर्ट को उन सबसे कोई मतलब नहीं, पास करने दो उसे। कोर्ट ने फिर क्या बोला, मेनका गांधी केस में कोर्ट ने ये बोला कि भैया लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस तो होनी चाहिए, साथ में प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ भी होनी चाहिए, साथ में इनहेरिटेंस गुडनेस भी होनी चाहिए, उसका जो ब्रॉडर एंगल है, सरकार उस कानून के माध्यम से क्या करना चाहती है, सरकार के इंटेंशन क्या है, अगर वो हमें सही लगेंगे तो हम उसको पास कर देंगे, वरना नहीं। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, जो लॉ का एप्लीकेशन है वो कैसा होना चाहिए, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लॉ का एप्लीकेशन सही होना चाहिए। ठीक है दोस्त, ये तो हमने समझ लिया कि हमारा आर्टिकल प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ ये क्या होता है। अभी मेनका गांधी केस में एक नया कंसेप्ट सामने आया था, उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस, अब ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को आप ऐसे समझ लो, इसके भीतर पहला पॉइंट आता है कि नो मैन शैल बी पनिश्ड अनहियर्ड। मतलब किसी भी इंसान को यार उसको पहले उसकी सुनवाई करो, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तुम्हें मुझे फांसी क्यों दे दी, इंसान पूछे कि तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लगी थी इसलिए, तुम्हारे हनी सिंह टाइप के बाल नहीं कटे हैं इसलिए, तुम ऐसे ऐसे ऐसी मुद्राएं नहीं बना पाते जो हम लोग मुद्रा बनाते हैं आर्ट एंड कल्चर में, एक अभय मुद्रा हो गई है, एक ध्यान मुद्रा हो गई है, इस तरह की मुद्राएं नहीं बना पाते हो तुम, इसलिए हम तुम्हें सजा दे रहे हैं। तो भैया इस केवल बात को देख के मत देखो कि भाई तेरी तो शक्ल ही चोरों जैसी है ना। नो मैन शैल बी पनिश्ड अनहियर्ड, मतलब पहले से इंसान की सुनवाई करो, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करो, अगर वो सबूतों में दोषी पाया जाता है तो फिर उसको सजा दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, नो मैन शैल बी जज इन, नो मैन शैल बी जज इन हिज ओन केस। कोई भी इंसान खुद के केस में ही जज नहीं बनेगा। मान लो और कोई जज है, जज ने कोई क्राइम कर दिया, तो फिर जिस टाइम पे उसने क्राइम किया है उसके क्राइम की कोई सुनवाई होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जज साहब हैं, जज साहब अपने ही फैसले खुद ले रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई और जज बनेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि द अथॉरिटी शैल एक्ट बोनाफाइड। अब ये क्या भारी भारी शब्द हो गए, देखो दोस्त बिल्कुल आसानी से आपको समझा दे रहा हूँ। अथॉरिटी शैल एक्ट बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ में, मतलब जो अथॉरिटी होगी हमारी उसको अच्छे सेंस में, अच्छे फेथ में क्या करना है, एक्ट करना है। ऐसा नहीं एक्ट करना है कि उसको जल्दी जल्दी सारे केस उल्टाने हैं, किसी को भी कुछ भी सजा दे रहा ना, गुड फेथ में उसको, उसके जो इंट्यूशन होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। तो ये हमने देख लिया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के भीतर क्या आती है, नो मैन शैल बी पनिश्ड अनहियर्ड, नो मैन शैल बी जज इन आवर केस, और द अथॉरिटी शैल एक्ट बोनाफाइड। ये हमने तीनों चीज़ें देख ली। अब अगली चीज़ आखिरी आती है इसमें, आर्टिकल 21 क्लॉज ए। आर्टिकल 21 से रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर हैं, जब हम लोग प्रीवियस ईयर की सीरीज चलेगी फंडामेंटल राइट की, तब मैं आपको कराऊंगा। आर्टिकल 21 क्लॉज एक बात बोलता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री एंड, ये भी प्रीवियस ईयर है UPSC का, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए किस किस की,
6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनकी, 6 से 14 साल तक के, फॉर एग्जांपल 6 साल और ये 14 साल, इनके बीच के जितने भी बच्चे होंगे उनकी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन हो। ये किससे जोड़ी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? अगर ये पार्ट लिखा है तो ये जोड़ी गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या स्टेट की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे। और मम्मी पापा की यानी कि पेरेंट्स की क्या बनती है, ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो मम्मी पापा की ड्यूटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे। ये किससे मैच करता है, ये भी ओवरलैप, ये किससे ओवरलैप करता है, ये भी आपका प्रीवियस है। तो ये ओवरलैप करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो कि आर्टिकल 51A में आती है, फंडामेंटल ड्यूटी का सब पार्ट के, यानी कि आर्टिकल 51A सब क्लॉज के। अब ये हमने देख लिया। अब इसके साथ ही यार इसके अलावा अब चैलेंजेस क्या हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के, चैलेंजेस तो नहीं कह सकते, इसमें बॉटलनेक क्या है। तो यार इसकी अगर आप ये बात करोगे तो इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ अगले पेज पे। तो अगर आप इसके चैलेंजेस की बात करोगे, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, तो चैलेंजेस की बात, आज की वीडियो बहुत लंबी बन रही है, कोई बात नहीं, मैं फटाफट ख़त्म कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो हमारी आती है, इसको बोलते हैं लैक ऑफ स्कूल। देखो यार स्कूल ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल। जो बेटियाँ होती हैं उनकी सिक्योरिटी जो होती है वो हमेशा ख़तरे में रहती है। नॉट वेल ट्रेन टीचर, जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, सही से ट्रेन ही नहीं है, टीचर्स को नॉलेज ही नहीं है। टीचर्स जो है वो वीडियो नहीं आती यूट्यूब पे कि संडे मंडे की स्पेलिंग गलत कर रहे हैं, तो टीचर भी ट्रेन नहीं है। स्कूलों की कमी है, लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है सही से। बच्चे जो होते हैं वो स्कूल तकरीबन 4-5 साल की उम्र से जाना शुरू कर देते हैं और तकरीबन 17-18 साल की उम्र तक स्कूल में रहते हैं, यानी कि 12-13-14 साल तक वो स्कूल में रहते हैं। और स्कूल के आने के बाद उन्हें लिटरली नो नॉलेज होती है। उन्हें मतलब क्या, चिल्ड्रंस लर्न ऑलमोस्ट नथिंग आफ्टर स्पेंडिंग 8 to 10 ईयर्स इन स्कूल। ये हमारे देश का कड़वा सच है कि बच्चे इतने साल 13-14 साल जो है वो स्कूल में रह रहे हैं, फिर भी स्कूल से बाहर आके उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है, ना ही सब्जेक्ट की, ना ही को करिकुलम एक्टिविटीज़, ना ही उन्हें कोई टेक्निकल नॉलेज होती है, ना ही उन्हें कोई वोकेशनल एक्टिविटी आती है। यानी कि केवल केवल बर्बाद हो जाते हैं, उनके फीस देते हैं केवल, उनके साथ उन्हें कोई एक्टिविटी नहीं आती। ये भी हमारे क्या है, चैलेंजेस है। अगला चैलेंज क्या होता है हमारा, चैलेंज ये होता है कि जो मोस्टली टीचर होते हैं ना वो क्या कह देते हैं बच्चों से कि चुप बैठे रहो, क्वाइट क्वाइट बैठे रहो। बच्चे अगर कोई डाउट पूछते हैं तो टीचर कह देते हैं भाई आपका होमवर्क है, ठीक है यार ये कल बताएंगे, घर से करके लाना। टीचर क्या कहेंगे, ए शोर मत करो। जब तक आप बच्चे को बोलने नहीं दोगे तब तक उसकी क्रिएटिविटी कैसे इन्हांस होगी, तब तक वो अपने पोटेंशियल पर कैसे रीच कर पाएगा। ये भी हमारा क्या एक चैलेंज है। टीचर कहेंगे चुपचाप बैठे रहो, उसकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। अगला क्या है कि प्रेजेंस ऑफ मेल टीचर, जो MALE है ये मेल टीचर, यानी कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कई सारी क्या होती हैं बच्चियाँ जो होती हैं, लड़कियाँ जो होती हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाती मेल टीचर से, फीमेल टीचर से वो आसानी से कनेक्ट कर लेती हैं। ये क्या हो, ये भी हमारा एक चैलेंज है। इस चैलेंज को सुधारने के लिए एक कमेटी आई थी, उस कमेटी का नाम था सुब्रमण्यम कमेटी। तो सुब्रमण्यम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, ये आप मेंस में लिख सकते हो कि रिकमेंडेशन ऑफ सुब्रमण्यम कमेटी। तो सुब्रमण्यम कमेटी ने पहले तो ये रिकमेंडेशन दी थी कि तकरीबन आपको अपनी GDP का 6% जो है वो एजुकेशन पे खर्च करना है। यानी कि इंडिया की GDP $4 ट्रिलियन की है प्रेजेंट टाइम पर, तो उसका 6% जो है वो इंडिया को एजुकेशन पे खर्च करना है। रिकमेंडेशन थी, ऐसा इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ पता नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन को आप प्रमोट करो, ऑनलाइन एजुकेशन को क्या करो आप प्रमोट करो। तीसरी चीज़ क्या बोली कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है बच्चों की वो कराओ। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो उनको जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दो, कढ़ाई सिलाई की ट्रेनिंग दो, उन्हें क्या कहते हैं IT की ट्रेनिंग दो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दो बच्चों को स्कूल में। इससे क्या होगा, बच्चों के साथ लर्निंग विद डूइंग, काम भी करेंगे उसके साथ वो क्या कहते हैं उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। अगली चीज़ चौथी क्या होगी, ऑल इंडिया सर्विस बनाओ। कैसी, इंडियन एजुकेशन सर्विस नाम से। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑल इंडिया सर्विस कैसी बनती है, आप लोग बताना, वैसे मैं बताऊँ। ऑल इंडिया सर्विस बनती है, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा, टू थर्ड मेंबर ऑफ प्रेजेंट वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करेगा और पास हो जाता है तो एक ऑल इंडिया सर्विस बन जाती है। बहरहाल बाद में बात करेंगे ऑल इंडिया सर्विस कैसे बनती कैसे नहीं बनती, जब हम लोग राज्यसभा की बात करेंगे।
तो वो क्या होगा, एक इंडियन एजुकेशन सर्विस बनाओ, वो कि क्या करती है कि वो इवेल्युएट करेगी, वो टीचर्स का क्या करेगी, मूल्यांकन करेगी हर साल। टीचर्स एवरी ईयर वो हर साल देखेगी कि टीचर जो है वो अभी भी मेंटली जो है वो इतने कैपेबल हैं क्या कि वो बच्चों को बता सकें, बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें, बच्चे जो हैं क्या वो टीचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगली वीडियो में हम लोग आर्टिकल 22 से कनेक्ट करेंगे। टिल देन जय हिंद जय भारत।